नमस्कार। पहला विकेट डाउन, पहली गेंद अभिजीत दीपके की पहली गेंद और धर्मेंद्र प्रधान का विकेट। और अगर एक बल्लेबाज के रूप में जानना चाहते हैं तो अभिजीत दीपके, पहली बॉल अभिजीत दीपके को मिला खेलने के लिए और अभिजीत दीपके ने मार दिया छक्का। दोस्तों 25 जुलाई दिन रविवार, दिन के 2 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे के बीच दिल्ली में, देश की राजधानी में जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक जितनी घटनाएं घटी दोस्तों, इन सबों का विश्लेषण करने के बाद कुछ बातें स्पष्ट रूप से दिखती है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि जब पहला विकेट डाउन हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, तो अगला विकेट है किसका? किसका नंबर है दोस्तों अगला? क्या वो अमित शाह हैं? जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि क्यों मैं कह रहा हूं कि अमित शाह दूसरा विकेट डाउन होने की संभावना है। अगर जिन कारणों से सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का फैसला किया, जिन कारणों से धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हुई, वो कारण जीवित हैं, और उस कारण में, उन कारणों में धर्मेंद्र प्रधान से बड़ी भूमिका या तो अमित शाह की है और उससे भी बड़ी भूमिका देश के प्रधान की है, मोदी जी की है। तो अगला विकेट, अगर ऐसा ही आंदोलन कुछ दिनों के बाद, मैंने कहा कि 2 बजे से लेकर 8 बजे तक की कई घटनाओं का विश्लेषण कीजिए दोस्तों, आपको दिखेगा जंतर मंतर पर क्या हुआ। जब यह समाचार आया तो अभिजीत दीपके का वो वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों, एस श्री संत के स्टाइल में मंच को पीटते हुए। आपको याद होगा दोस्तों, जब भारत जब पहला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2007 में खेल रहा था, और जब एस श्री संत को एक विकेट मिली थी, तो एस श्री संत ने जिस प्रकार से पिच को थपथपाया था, वैसे ही उसी स्टाइल में अभिजीत दीपके ने भी मंच को थपथपाया था और कहा था कि हम जीत गए। लोग कहते थे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने इस्तीफा ले लिया। विक्ट्री साइन दिखाया गया और कहा गया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और यह तकिया कलाम दोस्तों नरेंद्र मोदी का था, नरेंद्र मोदी के समर्थकों का था। पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, जब अभिजीत दीपके की पार्टी के 2 नेता जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत करने के बाद पत्रकारों से को संबोधित कर रहे थे, तो आपको नहीं लगा कि वहां पर उस पत्रकार वार्ता में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह काफी दबाव में थे? लग रहा था कि वो मजबूर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, नाकामयाबी में हाथ लगी है। यह स्पष्ट आपको दिखा होगा, और वो कॉन्फिडेंस दिखा होगा दोस्तों आपको आशुतोष रंका में, और वो कॉन्फिडेंस आपको दिखा होगा सौरभ दास में, जो किसी भी मैच को जीतने के बाद जीती हुई टीम के कैप्टन के अंदर दिखता है। वही विजयी मुस्कान, वही विजयी आत्मविश्वास, चाहे वो अभिजीत दीपके के चेहरे पर जंतर मंतर हो, चाहे पत्रकार वार्ता में सौरभ दास और आशुतोष रंका के चेहरे पर हो। वही पराजित कप्तान का जो चेहरा होता है दोस्तों, पराजित टीम के खिलाड़ियों का चेहरा जिस प्रकार का बना होता है, वही चेहरा बना हुआ था जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। सहमत है या नहीं है बताइए कमेंट करके मित्रों, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे आग्रह है। पॉलिटिकल आइडिया के मन से मैंने बार बार दोस्तों कई बातें कही इन आंदोलनों के दौरान, और वो सभी बातें दोस्तों लगभग सत्य साबित होती हुई दिखी है। अगला नंबर किसका है यह समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि यह जीत किसकी है। यह जीत केवल अभिजीत दीपके की जीत नहीं है दोस्तों। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, अभिजीत दीपके के साथ थे कौन लोग? अभिजीत दीपके ने जमीन पर कोई संगठन का निर्माण नहीं किया।
अभिजीत दीपके के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सीजेआई सूर्यकांत के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने छात्रों युवाओं की तुलना कॉकरोचों से कर दी थी, तो दोस्तों अभिजीत दीपके के साथ तो वो छात्र थे जो सोशल मीडिया से अभिजीत दीपके से जुड़े, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से असंतुष्ट थे। ये बात तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अभिजीत दीपके से सोशल मीडिया से वो छात्र बड़ी संख्या में जुड़े जो कहीं ना कहीं देश की शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ी हुई जो सिस्टम थी, उस सिस्टम से क्षुब्ध थे, नाराज थे, असंतुष्ट थे और उनका आक्रोश इस आंदोलन के दौरान प्रकट हुआ। कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन छात्रों की आड़ में और कौन कौन लोग थे, इस बात को समझिए दोस्तों। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि इस आंदोलन की छात्रों के आड़ में, इस आंदोलन में, आंदोलन को मजबूत करने में, आंदोलन को गति देने में, आंदोलन की दिशा मोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका रही वामपंथियों की। उन वामपंथियों की जिनकी सत्ता राज्यों से समाप्त हो चुकी है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, या फिर जहां कहीं भी इनके जहां 10 एमएलए जीता करते थे वहां अब 1 जीतते हैं। जैसे बिहार में मान लीजिए, ठीक है, बिहार में एक जमाना था दोस्तों जब सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के लगभग 3-3, 4-4 दर्जन एमएलए जीता करते थे, 7-8 तक एमपी जीता करते थे। वहां पर इनको अब उंगली पर गिनने लायक लोग भी नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश, कई कम्युनिस्ट नेता, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से, अब नाम लेने वाला नहीं मिलता इनको, लाल झंडा उठाने वाला नहीं मिलता कोई, न बिहार में, न उत्तर प्रदेश में। पंजाब खत्म हो गए, दक्षिण भारत का तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में कम्युनिस्टों की अच्छी ताकत हुआ करती थी। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी राजनीतिक रूप से ये ताकतवर हुआ करते थे। खैर 3 राज्यों में तो सरकारें ही बारी बारी से बना करती थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में तो 34 वर्षों तक लगातार शासन किया, 3 दशक तक लगातार शासन रहा त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का। आज कहीं भी नहीं है, आज कहीं भी नहीं है। वैसे ही जैसे रावण के बारे में कहा गया दोस्तों कि रहा न कुल में रोवन हारा, तो वही स्थिति आज पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा जैसे राज्यों में स्थिति यही है कि वामपंथ के नाम पर 1 एमएलए इस बार जीते, पिछली बार 1 भी नहीं था, सांसद 1 भी नहीं। उस पश्चिम बंगाल में जहां 34 वर्षों तक वामपंथियों ने शासन किया, तो आपने देखा होगा सत्ता खो चुकी वामपंथ जो कि डफली बजा बजा कर नारेबाजियां करती थी, तो वो थे। इस आंदोलन में दोस्तों यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 से नाराज इस देश का सवर्ण छात्र था। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि जो अधिकार देश में दलित छात्रों को, शेड्यूल कास्ट के छात्रों को मिला हुआ था कि उनके साथ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने या फिर अपमानजनक व्यवहार करने के कारण सवर्ण और या गैर दलितों को जिस कैटेगरी में रखा गया था दोस्तों, तो अंतर क्या आया कि ओबीसी कैटेगरी को डाल दिया यूजीसी ने शेड्यूल कास्ट वाले कैटेगरी में और सवर्ण को अकेला छोड़ दिया। ओबीसी पहले यह माना जाता था दोस्तों कि उत्पीड़ित वर्ग है दलित समाज के लोग, और सवर्ण और ओबीसी ये सभी के सभी उत्पीड़क हैं, उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। उत्पीड़ित और उत्पीड़क, उसमें उत्पीड़ित में केवल दलित थे। अब क्या हुआ, अंतर क्या आ गया? अंतर यह आ गया कि उत्पीड़न करने वाले केवल बच गए सवर्ण, केवल सवर्ण बच गए, और उत्पीड़ित में दलितों के साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। सवर्ण समाज के छात्रों को, और यह चूंकि केवल कैंपस के लिए था, सवर्ण समाज के छात्रों को लगा कि जिस सरकार को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में हमने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह किया,
वही नरेंद्र मोदी हमें धोखा दे दिया। पूरे देश भर में यूजीसी एक्ट के खिलाफ जिस प्रकार की नफरती वातावरण का निर्माण हुआ पूरे देश भर में, और कई जगह ऐसा हुआ दोस्तों कि आमने सामने पिछड़े वर्ग, दलित और सवर्ण छात्र आमने सामने सड़क पर भी आ गए, सड़क पर भी आए। तो दोस्तों वो सवर्ण समाज के छात्र जो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे, वो जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का इंतजार कर रहे थे, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान भी ओबीसी समाज से आने वाला, नरेंद्र मोदी का वो लाडला जो कि विगत नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री है तब से केवल 7 मंत्री ऐसे हैं दोस्तों जो लगातार नरेंद्र मोदी की छाया बनकर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रहे हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल जैसे नेता हैं, उनमें धर्मेंद्र प्रधान भी एक हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान कितने महत्वपूर्ण भूमिका में नरेंद्र मोदी के लिए थे। तो इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए सवर्ण छात्र भी हर कुछ करने को तैयार था, और आपने उसकी झलक इस आंदोलन के दौरान स्पष्ट रूप से देखा होगा। कई जगह ये नारेबाज, एक तरफ जब आपने देखा होगा कि हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुस्मृति से आजादी, वहीं ये नारे लगाते हुए आपने ब्राह्मण के बेटियों को भी देखा होगा। आपने सवर्ण समाज के बच्चे बच्चियों को देखा होगा यही नारे लगाते हुए कि हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। ये फ्रस्ट्रेशन था, ये नाराजगी थी मोदी से, ये नाराजगी थी ओबीसी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, और उसके लिए जिस मौके की तलाश में था सवर्ण समाज का छात्र यूजीसी एक्ट से प्रभावित, वो इंतजार कर रहा था कि मेरा समय भी आएगा, मेरा टाइम भी आएगा। वैसे ही जैसे वामपंथी खेमा हर आंदोलन में अपनी हाथ, अपना पैर डालता है केवल बदला लेने के लिए, बदला लोकतांत्रिक तरीके से जैसे जैसे वो सिमटते गए, जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद जिस प्रकार से नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए पूरे देश भर में अभियान छेड़ा, उसकी नाराजगी वामपंथी खेमे में है। वामपंथी अब केवल और केवल यूनिवर्सिटी कैंपस तक सिमट गए हैं, इस बात का फ्रस्ट्रेशन है। वो जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऐसी जगहों पे केवल सिमट के रह गए हैं, उसकी नाराजगी थी। तो ये जीत उनकी जीत है। ये जीत सीजेपी के साथ, अभिजीत दीपके के साथ आपने भी देखा होगा दोस्तों, चर्च से जुड़े हुए फादरों को प्रदर्शन करते हुए, छात्रों के आंदोलन में चर्च से जुड़े हुए फादरों की क्या भूमिका। लेकिन आपने दोस्तों दिल्ली ही नहीं, केरल या पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा चर्च से जुड़े हुए ये इन फादरों को प्रदर्शन करते हुए, छात्रों के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारा लगाते हुए आपने सुना होगा। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है एफसीआरए कानून जो संसद में पेश होने वाला है, विदेशी फंडिंग की निगरानी जिस प्रकार से सरकार ने बढ़ाई है, इनकी लुटिया ही गायब होने वाली है, डूबने वाली है। दोस्तों इसके अलावा परमानेंट विरोधी नरेंद्र मोदी के आपने देखा होगा भोजन का इंतजाम करते हुए, वॉलंटियरी करते हुए, आपने देखा होगा इस आंदोलन के दौरान, न केवल इस आंदोलन के दौरान बल्कि किसान आंदोलन के दौरान, CAA के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें देखा होगा, शाहीन बाग के दौरान देखा होगा आपने दोस्तों। वो जो एंटी नरेंद्र मोदी वोट बैंक का सबसे मजबूत पिलर है, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम समाज की, मुस्लिम युवा, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो सिखों का आंदोलन हो, चाहे वो पादरियों का आंदोलन हो, चाहे वो रिक्शा ठेला मजदूर यूनियन का आंदोलन हो, हर आंदोलन में, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में ये शामिल होंगे।
भोजन का इंतजाम इनके द्वारा होगा, कहीं कोई कतर से पैसा भेज रहा होगा, कहीं साथ ही पन्नू जैसे लोगों की भी भूमिका बड़ी है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो आंदोलन चेन्नई में हो रहा हो, चाहे वो कोलकाता में हो रहा हो, चाहे वो पटना में हो रहा हो, हर जगह ऐसे लोग अपनी मदद पहुंचाने के लिए आतुर होते हैं। मदद मांगा नहीं जाता बल्कि मदद देने को आतुर होते हैं। तो ये खेमा, इस खेमे की भी जीत है। आपको क्या लगता है? तो अब इस इस्तीफे के बाद अगला नंबर, धर्मेंद्र प्रधान, ये जितने भी नाराजगी का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? FCRA बिल लाने के लिए कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है? असली खिलाड़ी कौन है? CAA के लिए असली खिलाड़ी कौन है? जंगलों से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? क्या वो अमित शाह नहीं है? अगला नंबर, अगला विकेट अमित शाह का होगा। और उसके बाद प्रधान, अमित शाह, वजीर, और उसके बाद तो असली प्रधान खत्म। आप कितने सहमत हैं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।